दोस्तों 1960 आखिर की बात है और 1970 के शुरुआती दौर की यह बात है। हिंदी फिल्म संगीत जगत में फीमेल प्लेबैक सिंगर सिर्फ लता मंगेशकर, आशा भोसले जी इनकी तूती बोलती थी। इनके आगे और किसी गायिका का प्लेबैक सिंगर बनना बहुत मुश्किल था। इस दौर में 4 गायिकाएं स्ट्रगल कर रही थी प्लेबैक सिंगर बनने के लिए। जी हाँ, एक का नाम है उषा तिमोथी। रफ़ी साहब के साथ काफ़ी शोज़ किए, शायद इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। प्लेबैक तो दिया उन्होंने कई फिल्मों में, मगर जो मकाम मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिला। दूसरी सिंगर थी सुलक्षणा पंडित। सुलक्षणा पंडित प्लेबैक सिंगर बनने आई थी और कई फिल्मों में प्लेबैक भी किया, मगर आखिरकार मंगेशकर बैरियर नहीं तोड़ पाई। फिर उन्होंने एक्टिंग का रुख किया और एज एन एक्ट्रेस उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तीसरी सिंगर थी अनुराधा पौडवाल। इन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया मंगेशकर बैरियर को तोड़ने का। हालांकि 90s 80s में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे लेजेंड म्यूजिक डायरेक्टर ने इनको काफ़ी मौके दिए। 1990 ये वो दौर था जब टी सीरीज़ अपने चरम पर थी और टी सीरीज़ ने मौका दिया अनुराधा पौडवाल को, पूरा सपोर्ट किया अनुराधा पौडवाल को। मगर टी सीरीज़ में एक से एक नायाब गाने देने के बाद जब गुलशन कुमार जी की डेथ हो जाती है तो अनुराधा पौडवाल जी भी फिर भजन में आ जाती हैं। तो दोस्तों एक और सिंगर थी, चौथी सिंगर जिसकी मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। इन्होंने नौशाद का एग्रीमेंट तोड़ा और एग्रीमेंट तोड़ने के बाद रफ़ी साहब जैसे और मुकेश जैसे लेजेंड सिंगर के साथ गाया और ये मंगेशकर बैरियर को तोड़ने में काफ़ी हद तक कामयाब रही। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों एक गायिका जिनका जन्म हैदराबाद में होता है, कलकत्ता में उनका बचपन बीतता है। तो दोस्तों जब उनके पिता मुंबई आते हैं अपने बेटे और इन गायिका को लेकर के, तो इन गायिका को उनका प्लेबैक सिंगर बनाने का, सिंगर बनाने का कोई मकसद नहीं था। वो अपने बेटे के लिए आए थे उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब के पास। जब उस्ताद अल्लाह रखा खां ने इन गायिका की आवाज़ सुनी तो उनके पिता को उन्होंने सलाह दी, अरे इसकी आवाज़ तो फिल्मी दुनिया में गाने लायक है, आप इसको प्लेबैक सिंगर क्यों नहीं बनाते, सिखाते क्यों नहीं। तो उनके पिता को एहसास होता है, वो एक एड्रेस देते हैं, एक कांटेक्ट देते हैं उस्ताद रईस खां साहब का। रईस खां साहब उस ज़माने के मशहूर सितारिस्ट, फिल्मों में सितार बजाया करते थे। तो जब उस्ताद रईस खां के पास ये गायिका जाती है और फिर ये बात पहुंचती है नौशाद साहब तक कि एक लड़की आई है जिसकी आवाज़ लता जैसी लगती है और बहुत अच्छा गाती हैं। अब नौशाद साहब को जब ये पता चलता है तो नौशाद साहब इस गायिका को अपने घर बुलाते हैं, उनको सुनते हैं। काफ़ी कम उम्र थी इस गायिका की उस वक्त। नौशाद जब सुनते हैं तो उनको लगता है कि इनकी वॉइस लता मंगेशकर से मिल रही है, साथ में नूर जहाँ का भी इस आवाज़ के अंदर टच था, ऐसा नौशाद साहब को लगा। तो नौशाद साहब ने सुनने के बाद इस गायिका से 5 साल का एग्रीमेंट कर लिया। अब उनके पिता ने एग्रीमेंट इसलिए करवाया इस गायिका का, उन्होंने सोचा नौशाद साहब के साथ रहेगी, कुछ सीखेगी भी, मौका मिलेगा तो गा भी देगी। अब जब ये नौशाद साहब ने एग्रीमेंट किया इस गायिका के साथ तो दोस्तों यकीन मानिए, अब नौशाद साहब किसी नई गायिका को एग्रीमेंट में रख रहे हैं, यानी कि उस गायिका के अंदर ज़रूर कोई दम है, कोई बहुत बड़ी बात है। और ये बात जब नौशाद साहब एग्रीमेंट करते हैं इस गायिका के साथ, फिल्म जगत में आग की तरह फैल जाती है, क्योंकि नौशाद साहब का एग्रीमेंट था। इनके दर पे खुद काम चल कर के आने लगा, म्यूज़िक डायरेक्टर इनके पास आने लगे और कहने लगे कि खैर नौशाद साहब का एग्रीमेंट के बारे में तुम कुछ कहते नहीं, आप ज़रा सा में अपनी आवाज़ सुना दीजिए। तो कईयों को अपना ये गायिका गाना सुनाती, आवाज़ सुनाती। तो ऐसी एक वक्त आया इनकी ज़िंदगी में, इनको एक जगह से बुलावा आया नौशाद साहब के एग्रीमेंट में। इन्होंने सोचा शायद फिर कोई मुझे सुनना चाहता है, तो टैक्सी करके उस जगह पर पहुंचती है। इन्होंने सोचा शायद कोई सुनेगा ज़्यादा से ज़्यादा इनको, मगर जब वो टैक्सी ड्राइवर से पूछती है कि जगह कौन सी है तो वो बताते हैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। ये गायिका बुरी तरीके से घबरा जाती है क्योंकि नौशाद साहब का एग्रीमेंट था। वापस ड्राइवर को कहती कि घर लेकर के चलो। अब इस गायिका को ये नहीं पता था इसने कितना बड़ा गाना मिस कर दिया। जब इनको बाद में पता चलता है कि उनके कारण, उनके पिता को भी पता चलता है, 1.5 घंटे लता जी ने वेट किया, 1.5 घंटे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने वेट किया, पूरे म्यूजिशियन 1.5 घंटे तक इनका इंतज़ार करते रहे।
अब इनके पिता को एहसास होता है कि लड़की ने रिकॉर्डिंग छोड़ करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की रिकॉर्डिंग थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की तरफ से बुलावा था, तो उनके पिता इनको लेकर के लक्ष्मीकांत जी के पास जाते हैं। लक्ष्मीकांत जी से मिलते हैं तो लक्ष्मीकांत जी इनको समझाते हैं, देखिए आपकी लड़की 5 साल के एग्रीमेंट में है और तब तक तो ना जाने अपने म्यूजिक डायरेक्टर को आप निराश कर चुके होंगे, नाराज़ कर चुके होंगे। 5 साल बाद जब आप इस लड़की को लेकर के काम मांगने आएंगे तो कौन आपको काम देगा। और लक्ष्मीकांत जी ने उनको ये भी सलाह दे डाली कि ये वो इंडस्ट्री है जहाँ पे लता जी ने भी चप्पलें तोड़ी हैं। अब ये बहुत बड़ी बात थी, उनके पिता के समझ में आ गया कि एग्रीमेंट अगर ज़्यादा लंबा रहा तो लड़की को मौका नहीं मिल पाएगा। और दोस्तों लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का जो ये गाना छोड़ती हैं, जिस गाने की रिकॉर्डिंग नहीं करती वापस आ जाती हैं, वो इनका लता जी के साथ डिबेट था। बहुत मशहूर गाना है। जी हाँ, ये गाना था फिल्म तकदीर का। पापा जल्दी आ जाना, 7 समुंदर पार से, गुड़ियों के बाज़ार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना। ये गाना उन्होंने छोड़ा, जिसको जब वो रिकॉर्डिंग पे नहीं पहुंची, फिर बाद में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसको लता जी के साथ सुलक्षणा पंडित जी से गवाया। तो ऐसा नायाब गाना इन्होंने छोड़ा। तो खैर इनके पिता वापस आते हैं और ये 1968 में फिर ये लड़की धड़ाधड़ गाने रिकॉर्ड करती है। एक उषा खन्ना जी के साथ ये गाना जो गाना पहला रिकॉर्ड करती हैं उषा खन्ना जी के म्यूजिक डायरेक्शन में, वो था रूप रुपैया पिक्चर का। और उसी दिन ये दूसरी रिकॉर्डिंग करती हैं मुकेश जी के साथ। फिल्म विश्वास का ये गाना था, ले चल मेरे जीवन साथी। इस गाने को रिकॉर्ड करवा रहे थे कल्याण जी आनंद जी अपने म्यूजिक डायरेक्शन में। और तीसरा जो गाना ये रिकॉर्ड करती हैं, इनके देखिए समय कितना इनका लक साथ दे रहा था, वो गाना था जीने की राह पिक्चर का, जिसमें संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का। और जो गाना इन्होंने गाया था उसका जो मेल वर्जन था वो रफ़ी साहब ने गाया था। और ये जीने का राह का गाना था, चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े। जो वर्जन इन्होंने गाया था, ये वर्जन तो जितेंद्र साहब पे इस्तेमाल हुआ था, जो रफ़ी साहब ने गाया था। और जो वर्जन इन्होंने गाया था तो वो वर्जन बच्चों पे पिक्चराइज होना था। और अकेले उन्होंने ये वर्जन नहीं गाया, साथ में 2 गायिकाएं और थी। जी हाँ, वो लेजेंड गायिकाएं थीं, आशा भोसले जी और उषा मंगेशकर जी। रफ़ी साहब जैसे सिंगर के साथ गाना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद फिर एक और फिल्म नतीजा में इन्होंने गाया, उषा खन्ना जी के म्यूजिक डायरेक्शन में भी रफ़ी साहब के साथ डिबेट, दिल करने लगा है प्यार तुम्हें। और 1969 में फिर ये नौशाद का एग्रीमेंट भी तोड़ देती हैं। इनका कहना था कि नौशाद साहब बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, बड़े लोगों की बड़ी बात उन्होंने, नौशाद साहब ने बुरा नहीं माना और कभी उनको कुछ कहा नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे मैं जिस सिंगर की बात कर रहा हूँ, उस सिंगर का नाम है हेमलता। इनका असली नाम है लता भट्ट। तो इनको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, क्योंकि नौशाद साहब ने इनसे एग्रीमेंट किया। जब एग्रीमेंट नौशाद साहब जैसे म्यूजिक डायरेक्टर करें तो जाहिर सी बात है इनको फेम मिलना लाजमी था। तो दोस्तों हेमलता जी के जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आता है वो आता है 1976 में आई मूवी फ़कीरा के बाद। फ़कीरा में एक गाना रविंद्र जैन साहब ने इनसे गवाया था, सुन के तेरी पुकार। इसका मेल वर्जन महेंद्र कपूर साहब ने गाया था, फीमेल वर्जन हेमलता जी ने गाया था। इसके बाद इसी दौरान वो रिकॉर्ड करती हैं चित चोर के लिए भी गाने। चित चोर भी 1976 में आई थी और उसके गाने नायाब गाने थे जो रविंद्र जैन साहब ने बनाए थे इनके लिए। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, और एक गाना और था तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले। ये गाना इनके लिए लक्की साबित हुआ। इसी गाने के लिए 1977 में इनको बेस्ट फीमेल सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है। तो हेमलता जी का सफ़र फिर आगे बढ़ता है और अखियों के झरोकों से जैसा वो गाना गाती हैं, जैसा गाना वो देती हैं बॉलीवुड को कि अगर, तो दोस्तों अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सांवरे टॉप मोस्ट मेलोडियस गानों में से एक गाना है। और दोस्तों इसके लिए भी वो नॉमिनेट हुई थी फिल्म फेयर के लिए 1979 में। मगर इस गाने को फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिलता उनकी गायकी के लिए, बल्कि 79 में जो है आशा जी को फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है फिल्म डॉन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड। ये मेरा दिल यार का दीवाना, पता नहीं अखियों के झरोकों से जैसे गाने को क्यों नहीं मिला। इसके बाद फिर और आगे बढ़ती हैं और फिर रफ़ी साहब का एक और ये गाना गाती हैं जो मेल वर्जन रफ़ी साहब का बहुत मशहूर गाना है, वो भी उषा खन्ना जी के म्यूजिक डायरेक्शन में गाती हैं, तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। रफ़ी साहब का मेल वर्जन बहुत पॉपुलर है, इनका हेमलता जी का जो फीमेल वर्जन है वो भी काफ़ी पॉपुलर है। और इस गाने के लिए
तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है के लिए इनको नॉमिनेशन मिलता है फिल्म फेयर के लिए। तो फिल्म फेयर के लिए इतने नॉमिनेशन और एक फिल्म फेयर अवार्ड को मिलता भी है इनको चिच्चोर गाने का तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले। उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, 80s में बहुत काम किया, फिर रामायण जैसे सीरियल में रविंद्र जैन साहब ने इनसे गवाया, और आगे तो उन्होंने सरहद पार अताउल्ला खां जैसों के साथ एक एल्बम भी की थी सरहदें, जो काफ़ी पॉपुलर हुई। तो हेमलता जी एक ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने मंगेशकर बैरियर को काफ़ी हद तक तोड़ा, और इन्होंने जो, हालांकि इनकी निजी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव आए, मगर ये डरी नहीं, थकी नहीं, रुकी नहीं, एक तरफा काम करती गई और मंगेशकर बैरियर को तोड़ने में काफ़ी हद तक कामयाब रही हेमलता। तो दोस्तों आज का एपिसोड डेडिकेट था हेमलता जी को। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी और वीडियो में किसी और किस्से के साथ। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।